Identify the meta. रुको 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 रुको। Identify बताओ, आइडेंटिफाई। the metamorphic rock हम्म। formed by thermodynamic method of metamorphism. मेटामॉर्फिक। Rock हम्म। formed फॉर्म्ड by बाय thermodynamic थर्मोडायनामिक method of metamorphism. फिर इसका ऑप्शन है स्लेट, बी गिनेस, सी शिस्ट और डी मार्बल। इसको गिनीश नहीं बोलते, नीश बोल। Yes. पहले तो मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है वो बताओ पहले, फिर उसके आगे कहानी है। हाउ मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्स, पहले वो बताओ, फिर उस हिसाब से ना कहानी होगा। मेटामॉर्फिक रॉक तो जब जो पहले से रॉक्स है लाइक सेडिमेंट्री या इग्नियस, उनको जब इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर से या बाकी रीजन से और ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। हम्म तो इसके लिए तुमको जानना जरूरी है ग्रेड्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म। पहले ग्रेड्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म लिखा तो वो हम्म ये ये है ग्रेड्स ऑफ, देख रहा है। यस। तो ये जो ग्रेड्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म है, ये टेम्परेचर के बेसिस पे बदलता है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, नीचे जो है टेम्परेचर का एक्सिस है, हाई ग्रेड 800 डिग्री सेल्सियस है, लो ग्रेड 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो उसमें तुम रॉक देख रहे हो, नीचे स्लेट है, फिलाइट है, सिस्ट है, नीस है। तो थर्मोडायनामिक कंडीशन का अर्थ क्या है? जहां पे टेम्परेचर बहुत तेजी से चेंज हो रहा हो, ऐसा ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म जहां पे थर्मो बहुत तेजी से चेंज हो रहा हो टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, वो कहाँ पे हो सकता है? हाई टेम्परेचर पे हो सकता है, लो टेम्परेचर पे तो नहीं होगा। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे बहुत तेजी से सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहा हो, वो हाई टेम्परेचर ही होगा। यस। ठीक है। तो हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म में तुम्हारा एक ही रॉक बनेगा, दैट इज लिखा हुआ है। ठीक है। इसका यस। आंसर जो था वो इसीलिए, नीस। नीस ना। क्योंकि वो हाई ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म को शो करता है। ठीक है, ये उसकी रीजन है, क्योंकि ये हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म को दिखाता यस सर। है, हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म। तो ये क्वेश्चन तुमको वैसे भी घुमा के पूछ सकता है कि ग्रेड्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म के हिसाब से इसको अरेंज करूं। इसको अरेंज बस करना ऐसे तुमको क्वेश्चन आना एक पड़े। साल, एक प्रीवियस ईयर में देखा भी था ऐसा एक क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन एक आता दो है। साल देखा है सर। उसको याद हम्म करना पड़ेगा क्या? सारे सारे जितने रॉक टाइप्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक टाइप, उन सबको याद करना पड़ेगा। बस यही चार है, यही चार को याद करना है, अच्छा, ठीक। इसको ज्यादा नहीं। इन्हीं चार को याद। अब स्लेट देखो, स्लेट ना सब जानता है कि वो लो ग्रेड होगा, उसका कारण, क्योंकि स्लेट में ना, तुम वो स्लेट जो बचपन में जो स्लेट है जिसपे तुम लिखते थे चौक से, यस। ठीक है, ये वही स्लेट है। तो ऑब्वियसली ये उतना हार्ड नहीं है, क्योंकि इस पे तो चौक लिख दे रहा है आराम से। और ये घिसता भी है, दाग भी आता है ब्लैक बोर्ड में जब लिखते हो और डस्टर यस से सर। मिटाते हो, दाग भी तो आता है, तो स्लेट जो है वो तो घिस जाता है। यस सर। तो हाई ग्रेड का कैसे हो सकता है? वो तो लो ग्रेड का होगा। सिंपल सी बात है। तो तुम तो यहीं से पता कर सकते हो कि स्लेट जो है वो लो ग्रेड का है। ठीक है, ये चीज तुमको समझ में आता है। फिर मार्बल पे लिख सकते हो, दूसरा वाला मार्बल आएगा तीसरे में से, चौथे में तुम्हारा नीस यस। आएगा।
ये उसका सर ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म के ऊपर है क्वेश्चन। और पूछो। सर ये वाला, which soil horizon हाँ पूछो। helps to determine विच सॉइल। soil horizon हाँ helps to determine हेल्प टू डिटरमाइन the pH of soil, डिटरमाइन द the pH of the soil. पीएच ऑफ द सॉइल। ऑप्शन ए, ए लेयर, फिर बी बी, सी सी और डी ए ओ, फिर बी बी, बी सी 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 और डी ओ। डी। तुम्हारा तुमको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए आंसर? तो सर ए लगा था। ए। क्यों? मुझे लगा कि सबसे ऊपर वाला लेयर तो नहीं होगा, जो क्योंकि ऊपर वाले में जितने क्या कहें, जितना कांटेक्ट रहेगा आउटर्स उसके साथ, तो वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, रिजल्ट कंटामिनेटेड हो सकता है। सॉइल का अगर हम हम्म पीएच देखें तो ए होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली नीचे एकदम फर्स्ट लेयर है, मतलब एकदम ऊपर तो नहीं है, बट वो फर्स्ट लेयर होगा सॉइल का ऊपर से, मुझे ऐसा लगा, तो मैंने ए दिया, बट गलत हो फर्स्ट लेयर में ऐसा क्या है? गया। मुझे लगा रूट्स भी रहती है प्लांट्स के, हम्म फिर हम्म। हम सारी जो एक्टिविटीज होती है वो भी प्लांट ऊपर का ही रूट्स होती है। क्या करता है? प्लांट का रूट्स क्या करता है? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी और से सारे मिनरल्स आगे पीछे तो होंगी ना, हम्म। तो इस वजह से मुझे लगा पीएच रेगुलेट होगा। कोई छींक रहा है, शायद कोई बाहर में छींक रहा है। पर मेरे पिताजी ने सो रहे हैं क्या तुम्हारे पास? नहीं, सिर्फ दूसरे कमरे में खाना खा रहे और चलो, हाँ वो स्नीजिंग का आवाज आता है देख। थे। हाँ सब हाँ। देसी पिताजी वाली स्नीज है। नहीं नहीं, वो तो सभी को आता है, आप सबको आने लगता है कुछ। तो ये जो ए ओरिजिन है, अभी तुमने बोला ए ओरिजिन में क्या हो रहा है? मुझे लगा कि प्लांट फूड्स रहेगा, इसमें मिनरल्स एक्सचेंज हो रही होंगी, जितने जितने हाँ। एक्टिविटीज हो रहे हैं उतने एक ही साइड ही होता होगा। सीईसी क्या है? कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी किस में हो रहा है? ए ओरिजिन में हो रहा है। ए ओरिजिन में क्यों हो रहा है? क्योंकि प्लांट उसमें के क्या है? रूट्स है। रूट्स, रूट्स है। ठीक है। और रूट्स में क्या होते थे तुम्हारे? जाइलम और फ्लोएम जो है, उन न्यूट्रिएंट्स को लेके लीफ तक पहुंचाते थे, बट किस प्रोसेस से यस। पहुंचाते थे? क्योंकि उसमें सी सी जो था वो अपने H प्लस आयन को एक्सचेंज करता था, सॉइल के अदर मिनरल कैल्शियम सोडियम पोटेशियम में यस सर। एक्सचेंज करता था। इसलिए यस इसको क्या बोला जाता था? इसी जगह को बोला जाता था मोस्ट एक्टिव लेयर। ये मोस्ट यस सर। एक्टिव लेयर है तुम्हारा, किसका? ऑयल का। सॉइल का। ठीक है। जहां पे क्या है? हाईएस्ट एक्सचेंज ऑर्गेनिक ऑफ। मैटर, नहीं ऑर्गेनिक हाँ। मैटर भी होगा, हाईएस्ट ऑर्गेनिक मैटर होगा, प्लस तुम्हारा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तो नहीं, मिनरल्स कंटेंट भी होगा, दोनों हो। अब क्योंकि यस मिनरल कंटेंट में तो वही तुम्हारे कैटायंस वगैरह ही तो आएंगे, जिसके वजह यस से सर। इनका ये जो है वो रेगुलेट करेगा। अब ओ क्यों नहीं करेगा, उसका भी रीजन बताओ। जैसे मैंने कहा ऊपर ओ में ज्यादा एक्टिविटीज रहेंगी, वो तो थोड़ा अडल्ट्रेट कंटामिनेट टाइप हो जाएगा, मतलब जितना एक्चुअली में होना चाहिए, बाहर के एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स और की वजह से तो बदल ही जाएगा ना सर। सॉइल पीएच आगे पीछे हो जाएगा, दूसरे रिएक्शंस की वजह से कुछ इमोबिलाइजेशन हो जाएंगी। हेलो। ऐसा नहीं। इसका सटीक आंसर देखो, प्रॉब्लम क्या है कि पीएच जो है ना, वो ओ में इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ओ सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर के नाम से ही फेमस, और सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर के होने से पीएच चेंज, दैट इज नॉट। लेकिन उस ऑर्गेनिक मैटर को अगर डिकम्पोज होके
वो किसी लेयर पे पहुंच रहा है तो वो चेंजेस करने की कैपेसिटी रखता है पीएच। तो ये है डिफरेंस। वो लेयर सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर को अपने पास रखता है, डिकम्पोज नहीं करता। ए लेयर पे डिकम्पोज्ड मटेरियल पहुंचते हैं, तो क्योंकि डिकम्पोज्ड मटेरियल पहुंचेंगे तभी तो डिकम्पोजिशन होगा कैसे। वही वाटर के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हाइड्रोलाइसिस होगा, वो प्रोसेस होगा, हाइड्रेशन होगा, उससे जाएगा पीएच चेंज होने के जो कंसर्न है वो ए लेयर में इसलिए जाता है कि उस लेयर में डिकम्पोज्ड मटेरियल पहुंचता है। ठीक है। और उसके वजह से क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज होते हैं। सर आंसर तो ए ही है, ऐसा तो है। आंसर सी लेयर का दिया हुआ है सर, सी मुझे भी तो ए लेयर, लगा। आंसर सी दिया हुआ सी लेयर पता नहीं क्यों बोला है, ए होने की है। प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन सर रीजन दिया सी हुआ है सी उसका। देखो सी तो डीपर मिनरल ओरिजिन है, सी में तो हाँ बहुत ज्यादा मिनरल होगा और बहुत ज्यादा तुम्हारा लेसर सर इफेक्टेड आंसर रहता है। वो तो लेस इफेक्टेड रहता है, लेस मैं इफेक्टेड रहता है तुम्हारा। मैंने भी यही सोचा सर, उसका एक्सप्लेनेशन भी सरफेस दिया तो ऑर्गेनिक वो। मैटर, सरफेस ऑर्गेनिक मैटर से लेस ही रहता है वो। और सर इसका कोई एक्सप्लेनेशन अच्छा भी नहीं है, एक्सप्लेनेशन जैसा एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया हुआ, तो इसमें मुझे डाउट हो रहा था नहीं, सर। वो सोच के ये भी ले रहा होगा कि सी ले, देखो सी लेयर वही लेयर है ना जहाँ पे तुम्हारा मिनरल जाके अच्छे से सेटल आउट हो जाए। तो वो इसलिए ले रहा है शायद ऊपर के दो लेयर जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, ऊपर के दो तीन लेयर जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। सी लेयर जो है पर्टिकुलरली मोर स्टेबल है, सी लेयर स्टेबल लेयर है, तो हाँ उस वजह से वो शायद ले रहा हो, क्योंकि वो सी लेयर स्टेबल लेयर है और वो डायरेक्टली डिराइव होता है तुम्हारे पेरेंट मटेरियल से। तो उसके चांसेस इस वजह से ज्यादा बन जाते हैं कि वो सरफेस ऑर्गेनिक मैटर से लेस अफेक्टेड है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी से लेस अफेक्टेड है, और फंडामेंटली केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो नहीं, एक वर्ड है इसलिए लिया जा रहा है, मैं समझ गया, ये वर्ड इसके वजह से लिया जाता है, ये वर्ड है। हाँ इसीलिए आंसर होगा। ये नहीं होगा, उसका कारण है क्योंकि ये जो वर्ड दिया है ना डिटरमाइन, इस वर्ड के वजह से डिटरमाइन वर्ड जो है ना वो बताता है कि मतलब पीएच ऑफ सॉइल है कहाँ, वो उसी जगह में होगा जो स्टेबल हो। बाकी दो लेयर तो चेंज इफेक्ट करेंगे। अगर वो बोलता कि हेल्प टू सी द चेंज इन द पीएच ऑफ सॉइल तो हम बोल सकते थे कि हाँ ए लेयर। बट सी लेयर डिटरमाइन बोल रहा है, डिटरमाइन मतलब तो भाई वो बता रहा है। ठीक है, वो डिसाइडिंग फैक्टर, तो डिसाइडिंग फैक्टर के लिए अगर कंसिडर करोगे तो लेस अफेक्टेड वाले लेयर को ही लेना जरूरी होता है, इसीलिए सी, ये उसका थी। एक और क्वेश्चन है, ये है अमॉन्ग द फॉलोइंग हाँ बताओ, among the following, which of these among the following which of these which of these is not an effect is not an effect an effect of chemical weathering, not effect an if नहीं effect is not an effect of effect of, chemical हाँ, weathering. A screen formation, a screen formation, green हाँ screen formation. formation, B disfiguring, क्या, disfiguring, dis figuring, FIGURANG, disfigure हो dis जाता, हाँ. disfiguring, हाँ, C pitting, क्या, pitting, 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 P P P, हाँ P, p हाँ pitting, PITTING. fitting, ठीक है। और D honeycombing,
हनी स्टिंग, चौथा वाला है हनीकम। ऑप्शन का आंसर क्या दिया है, तुमको क्या लग रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बट जब मैंने सोचा केमिकल वेदरिंग होगा तो मुझे लगा था कि क्या कहते हैं, वो नहीं होगा, फिटिंग नहीं होगा। मुझे लगा फिटिंग गड्ढा बनना होगा तो वो मैकेनिकल वेदरिंग से होगा, मुझे ऐसा लगा। बट अपेरेंटली आंसर स्क्रीन फॉर्मेशन। स्क्रीन, ऑप्शन वन। स्क्रीन फॉर्मेशन। स्क्रीन, हाँ सही। स्क्रीन, स्क्रीन, सॉरी स्क्रीन फॉर्मेशन, SCR हाँ स्क्री बोलो यार, स्क्री। स्क्रीन में वही सोचा, स्क्रीन कैसे हो सकता है? स्क्री होगा, तब स्क्री समझ गया, हाँ मैं समझ। स्क्री तो मेरे मुझे को। मुझे आंसर नहीं पता, तब भी मेरे को फिटिंग ही लगा। हम्म। आंसर तो वैसे तुम्हें स्क्रीन फॉर्मेशन है। तुम्हें तुम्हें लग रहा था कि आंसर जो होगा वो पिटिंग होगा। मुझे लगा था बार 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 बार, मतलब बारिश गिरेगी, फिर बारिश रुकेगी, फिर बारिश गिरेगी, फिर बारिश रुकेगी, तो केमिकल वेदरिंग हो जाएगा। बार बार वो बारिश के इफेक्ट से थोड़ा थोड़ा के वेदरिंग हो जाएगा। हम्म। तो मुझे लगा वो तो मैकेनिकल इफेक्ट है। देखो डिसफिगरिंग जो होता है, क्या वो फिजिकल एक्टिविटी से नहीं हो सकता? अगर मैं रॉक को बेंड करना चाहूँ, बेंड नहीं कर सकता हूँ क्या? तो ये तो फिजिकल वेदरिंग से भी हो सकता है, पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला से भी हो सकता बट मुझे लगा ये केमिकल से है, भी बट हो ये सकता है सर। मैकेनिकल है तो ये आंसर तो नहीं होगा। हनीकम स्ट्रक्चर भी तुम खुद नॉट बना सकते हो। हनीकम भी खुद ही बना सकते हो, ये भी फिजिकल सर, वेदरिंग से बना सकते हो। सर नॉट एन इफेक्ट कहा था ना, जो केमिकल वेदरिंग का इफेक्ट नहीं है, तो ऐसे हाँ तो सर ये हाँ दो आंसर्स भी ठीक हो गए। है, ठीक है मैं समझ गया, हड़बड़ाओ मत। अभी मैं बोल रहा हूँ तुमको, सुनो तो सही पहले, कि ये तो तुम्हारे डिसफिगरिंग और हनीकम जो है, ये तुम्हारा क्या हो सकता है, फिजिकल वेदरिंग से हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। अब आता है पिटिंग। पिटिंग क्या है? ये सही है, नॉट इफेक्ट। अच्छा नॉट एन नॉट। इफेक्ट। हाँ तो यही क्वेश्चन इसलिए ई मेरे को इफेक्ट ही लगा है, ई इफेक्ट ही है या ए इफेक्ट, ये बताओ। ये इफेक्ट। ई इफेक्ट, एफ एफ ई टी सी टी ही है ना? हाँ और जो वहां पे ई नॉट डबल है। दिया, नॉट दिया है या हाँ, नहीं दिया है? हाँ दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन सामने देखती हूँ। तब कैसे होगा? नहीं 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 नहीं, समझ गया। एक, ओके, चलो समझ गया मैं, क्योंकि सिर्फ फिजिकल वेदिंग थोड़ी होता है, हनीकॉम में वो भी हो सकता है। एक मिनट। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ डिसफिगरिंग, डिसफिगरिंग, ठीक है, फिजिकल वेदरिंग तो है, फिजिकल वेदरिंग को माना जाता है कि वो हो सकता है, लेकिन एक और भी चीज है, क्या हो सकता है? डिसकलरेशन। फिगर है ना, फिगर कैसे किसी इंसान का चेंज हो सकता है? अगर वो डिसकलर हो जाए, मतलब उसका कलर चेंज हो जाए, तो क्या वो डिसफिगर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, जैसा दिखना चाहिए वैसे नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर उसका शरीर जो है वो डीके हो रहा है, ठीक है, एक केमिकल प्रोसेस की वजह से अगर उसका शरीर डिके हो रहा है, तब भी वो अलग तरीके का दिखेगा, डिसफिगर हो जाएगा। ठीक है, लॉस ऑफ ओरिजिनल फीचर की ही बात करते हैं ना, लॉस ऑफ ओरिजिनल फीचर अगर चेंज हो रहा है तो वो किस तरीके से चेंज हो ऐसा सकता है? केमिकली तो वेदर हो ही रहा है ना। अगर कोई भी चीज केमिकली वेदर हो रहा है तब भी तुम उसका एक्चुअल पिक्चर, डिसफिगर तो तुम तोड़ मड़ोगे तो फिजिकल से भी कर सकते हो, बट केमिकल से भी तो कर सकते हो डिसफिगर।
ऐसा तो नहीं है कि डिसफिगर केमिकल से नहीं हो सकता है। ठीक है, दैट इज पॉसिबल। अब आता है हनीकम। ठीक है, तो हनीकम क्यों, कैसे हो सकता है हनीकम? रॉक में कैविटीज बनने से हो सकता है। सपोज करो एक लाइमस्टोन है, एक लाइमस्टोन है तुम्हारा रॉक। अब तुम क्या करोगे, उसमें पानी डालोगे। एक तो वो चूना है, उसमें पानी डालोगे तो क्या होगा? छेद बनेगा, पोटोल होगा कि नहीं? यस सर। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर हनीकम वाले बन जाएंगे ना। छेद हाँ हो जी। जाएंगे तो हनी हनीकम स्ट्रक्चर ही तो बनेगा। अरे यस सर। मक्खी का जो वो होता है घर, हाँ हाँ सर। हाँ। मधुमक्खियों का जो घर होता है हनीकम, उस तरीके का यस सर। स्ट्रक्चर दिखाएगा। ठीक है, तो लाइमस्टोन में पानी गिरेगा तो वो तो एक केमिकल वेदरिंग है। उसके तरह से अगर सोचोगे तो हनीकम भी तुम्हारा केमिकल वेदरिंग का पार्ट भी हो सकता है। डिसफिगरिंग, मैं हनीकम उस हिसाब से बोल रहा था जो कूलर में यूज नहीं होता हनीकम स्ट्रक्चर पीछे आजकल जी सर। ठंडा हाँ करने के हाँ लिए। हाँ। हाँ ठीक है, हाँ। वो फिजिकली भी हो सकता है, लेकिन केमिकली अगर कंसिडर करें तो ऐसे लाइमस्टोन के रॉक्स में भी हनीकम हो सकता है। अब पिटिंग क्या है? पिटिंग एक्चुअली में डिप्रेशन ही होता है, या होल्स बनने को ही पिटिंग बोला जाता है। और वो तभी हो सकता है जब मिनरल्स का डिजोल्यूशन हो। डिजोल्यूशन ऑफ कोई मिनरल, मतलब कोई मिनरल जो है वो पानी में घुल जाए तो उसको हम पिटिंग बोलते हैं। पिटिंग जो है वो भी केमिकल वेदरिंग का पार्ट है। अब स्क्री क्यों नहीं होगा? स्क्री की बात करते हैं, स्क्री होता क्या है? ठीक है, कोर्स रॉक फ्रैगमेंट्स जो कि कहाँ गिरते हैं, पहाड़ से नीचे गिर के बेस में जाते हैं, एकदम बेस में जाके इकट्ठा होते हैं। पहाड़ से गिरते गिरते आके बेस में जो इकट्ठा होता है उसको हम बोलते हैं क्या? स्क्री का फॉर्मेशन। तो स्क्री फॉर्मेशन ऐसे होता है। स्क्री का जो फॉर्मेशन है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यस सर। स्क्री इज लाइक दिस। तो अब ये जो कोर्स फ्रेगमेंट आके गिर रहे हैं, ये तो सिर्फ फिजिकल वेदरिंग, इसमें कोई केमिकल वेदरिंग का कोई रोल। मटेरियल लूज होने का जो प्रोसेस है वो केमिकल वेदरिंग का रोल हो सकता है। बट स्क्री जो है वो लेयर का लूजिंग की वजह से जो कोर्स फ्रेगमेंट एक्यूमुलेट हो रहे हैं कहाँ पे, बेस में टूट के, उसको स्क्री का फॉर्मेशन बोला जाता है। और ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है, जो फ्रीज एंड थॉ, एक बार ठंडा होना एक बार गर्म होना, एक बार ठंडा होना एक बार गर्म होना रॉक में, उसके वजह से भी इसका फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, स्क्री का। तो स्क्री इज लाइक दैट। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे के टॉपिक में, ये तो फिर लेट हो जाएगा। सैनिटरी लैंडफिल है नेक्स्ट टॉपिक, और है इंसिनेशन। अब आता है सैनिटरी लैंडफिल। अरे सैनिटरी लैंडफिल में सबसे पहला काम क्या देखना जरूरी है हमको? किसी भी सैनिटरी लैंडफिल में पहला काम देखना क्या जरूरी है? सैनिटेशन मेंटेन हुई है कि नहीं, सेफली डिस्कार्ड हो रहा है कि नहीं। तो कोई स्ट्रक्चर होगा सैनिटरी लैंडफिल का। बिना स्ट्रक्चर का तो नहीं बनता होगा सैनिटरी लैंडफिल। नहीं बने। देखो, क्या होता है वो जानना जरूरी है, सबसे जरूरी चीज। अगर सैनिटरी लैंडफिल की बात करो तो उसमें कंपोनेंट्स को जानना जरूरी है। कंपोनेंट्स ऑफ सैनिटरी लैंडफिल्स। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ सैनिटरी लैंडफिल्स।
ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी। तो उसमें सबसे पहले आता है तुम्हारा बॉटम लाइनर। सबसे नीचे जो होते हैं बॉटम लाइनर। अब ये किस तरीके का होगा? ये पहला चीज तो लीचेड प्रूव होना जरूरी है। लीचेड प्रूफ, प्रूफ है, यही वर्ड है प्रूफ का, या कोई और वर्ड है? लीचेड प्रोटेक्टेड होना चाहिए, लिख दो। ठीक है, तो लीचेड प्रोटेक्टेड होना चाहिए किसको? तुम्हारे बॉटम लेयर को, जो कि क्या नहीं करेगा? नो ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, कोई ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन नहीं करेगा। कौन? बॉटम लाइनर। ठीक है, तो इसको बनाया कैसे जाता है? ये एक मल्टी लेयर होता है, जिसमें क्या यूज किया जाता है? क्ले भी यूज किया जाता है, और उसके साथ क्या यूज किया जाता है? सिंथेटिक जियो मेम्ब्रेन। ये दो लेयर बना के इस बॉटम लाइनर को बनाया जाता है। ठीक है, सेकेंड जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं लीचेट कलेक्शन। नीचे से ऊपर जा रहा है सिस्टम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? एक नेटवर्क बना रहता है ऑफ परफोरेटेड पाइप्स। कि परफोरेटेड क्या होता है? जिन पाइप्स में छेद हो, परफोरेटेड पाइप्स। ठीक है, फिर लीचेट को कलेक्ट किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, और फिर उसको डेली वेस्ट में यूज किया जाता है। ठीक है, अब कोई कहीं पे फिर ऑर्गेनिक वेस्ट आते हैं, तुम्हारा वो करके ले जाते हैं सेंट्रल लैंडफिल में। तुम्हारा वो जो जनरेट होता है ना, गैसेस वगैरह, मीथेन वगैरह, उसको फिर कलेक्ट करके फिर उसको लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक फाइनल कवर आएगा। इन सब के बाद एक फाइनल कवर आएगा, जो कि किस तरीके का होना चाहिए? जो थर्ड में जो ऊपर का लेयर आएगा, दैट इज फाइनल कवर, और कैप भी बोला जाता है उसको। वो किस तरीके का होना चाहिए? वो तुम्हारा इम्परमेबल, इम्परमेबल लेयर होना चाहिए, इम्परमेबल लेयर होना चाहिए। ठीक है, जिससे वाटर फिल्टर आउट ना हो। फायदा तो है इसके। एक तो तुम्हारा हेल्थ एंड सेफ्टी पर्पज से है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी है, बहुत सारा फायदा है इसका। उनको पिक्चर दिखा देते हैं, नहीं देखो तो नहीं जान पाओगे। सैनिटरी लैंडफिल्स, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। Prince Rogers Nelson was a legendary member. ये है, ऐसे, ये है, ऐसे होना चाहिए। सेंट्रल लैंडफिल जो है वो ऐसा होना चाहिए। किस लेयर में देखो बना रहा है? क्ले वाला जो लाइनर है उस लेयर में लेके बना रहा है। बंद होगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो सेंट्रल लैंडफिल को ऐसे रखा जाता है। ठीक है, लेयर उसके पता होने चाहिए, बॉटम वाला किससे बना है, ऊपर वाला किससे बना है, उसके ऊपर वाला क्या है, उसके ऊपर वाला। दैट इज द ओनली क्राइटेरिया। ऐसे ही तुम उसको पता कर सकते हो सेंट्रल लैंडफिल। उसके बाद आता है इंसिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। इंसिनेशन का अर्थ क्या समझते हो? आग लगा देना। आग लगा देना, अनुमलिक।
इन इनसी रे ये आग क्यों लगाते हैं भाई? वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, बट सॉलिड वेस्ट को आग लगाने से क्या फायदा होगा? उसको डिकम्पोज क्यों नहीं करना? उस टाइम लग आग क्यों जाता है लगाना? कुछ चीजों को कंपोज करने के लिए, बहुत वक्त लगता है। और उसको इंसिनेट करेंगे तो क्या निकलेगा? धुआं और अगर ऐश। मैं और ऐश। फिर अरे हीट गैस। भी तो जनरेट होगा। हीट। और यस सर। और एक चीज जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लू गैस। गैस। यस सर। अब ये फ्लू गैस क्या होता है पता है ना? बताओ, फ्लू गैस क्या होता है भाई? नहीं पता है? कंपोजिशन तो गैस होती है, ये सब तो जलाने से मिलती गैसेस प्रोडक्टेड फ्यूल पर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कंपोनेंट्स होते हैं उसमें। हम्म। लेकिन उसके प्राइमरी कंस्टिट्यूशंस के बारे में जान पता होना चाहिए। इसमें सबसे जो प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो होता है NO2, CO2, वाटर एंड, इतने ही है, चार मेन है। ठीक है, उसका थोड़े थोड़े कुछ अलग अलग होते हैं, बट इतना मेन, इतने फ्लू गैस तो होना होना कंपलसरी है ही है। ठीक है। इंसिनेशन कितने टेम्परेचर में किया जाता है और इससे कितना रिड्यूस हो जाएगा? इसमें टोटल 95% तक रिड्यूस, वेस्ट जो है वो 95% तक रिड्यूस, जला दोगे तो 95% तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन कितना हो? यस टेम्परेचर बताओ। सर, 850 से 1000 डिग्री। ना, 850 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ उतना तो होगा। 850 डिग्री तो मिनिमम है। उस टेम्परेचर में तो इंसान भस्मासुर बन जाए। मिनिमम वाला याद था, मुझे मैक्सिमम याद नहीं था। लेकिन बहुत सारे इंसिनेटर है, ये भी याद रख। इंसिनेटर ना एक दो नहीं है, कुछ स्टैंडर्ड इंसिनेटर होते हैं, कुछ रोटारी क्लीन इंसिनेटर होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड देखिए इनके टाइप्स हैं। पहला टाइप है स्टैंडर्ड, दूसरा क्या है? रोटारी क्लीन इंसिनेटर, जो कि ईटा बनाने में काम आता है, रोटारी क्लीन इंसिनेटर। फिर मेडिकल वेस्ट इंसिनेटर भी है, मेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर्स, ये भी है। फिर एक आता है डुअल चैम्बर इंसिनेटर, डुअल चैम्बर इंसिनरेटर। ठीक है, ये तुम्हारा डुअल चैम्बर। ठीक है, दो दो चैम्बर होंगे इसमें। ठीक है, तो ये सब तुम्हारा इंसिनेटर में निकलता है, और ये सब तुम्हारा प्रोड्यूस होता है। और ये टाइप्स है, नीचे जो इंसिनेटर के टाइप्स है। hazardous waste टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, हेल्थ। टाइप्स तो बता, कैरेक्टरिस्टिक्स तो तुमको पहले ही पता है, वो मैंने बता रखा है, उसके डेफिनेशन में ही है। hazardous वेस्ट के टाइप्स में तुम म्युनिसिपालिटी ले लो, हाउस होल्ड ले लो, सभी तो आते ही है, उसको बताने की क्या जरूरत है। हाँ, hazardous वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक में ये वाला पोर्शन इम्पोर्टेंट, तो ये जो पोर्शन इम्पोर्टेंट है इस पे ध्यान दिया जाए। hazardous वेस्ट मैनेजमेंट,
हाजरियस वेस्ट का मैनेज कैसे करोगे? क्या तरीका हो सकता है या तो रिड्यूस हाजरियस वेस्ट को करेंगे, मैनेज करने का? वेस्ट जनरेशन ही कम कर देंगे। वेस्ट जनरेशन तो देखो, वो तो हवाबाजी है, वो हो नहीं सकता है। तो उसका क्या कहते हैं उसको, डिस्चार्ज, उसको डिस्पोजल हम लोग ध्यान रखेंगे। यार ये मैं क्या। क्या क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। देखो, प्रिवेंशन करोगे वो तो ठीक है, प्रिवेंशन करोगे, रिडक्शन करोगे, ठीक है, इन सब से होगा, है ना। अरे वही 3R वाला प्रिंसिपल तेजल बताएंगे। 3R क्या होता है? एक्चुअल 3R नहीं, 7R है। कौन कौन से R है 7? रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल। हाँ। रिकवर। रिकवर तो सर फोर्थ आर नहीं होता? क्या बोल रहे हो? रिकवर फोर्थ आर होता है ना? 7R बताओ, कौन कौन से 7R है? रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, रिकवर। और नहीं पता सर। क्या? सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में ये सब अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले कूड़ा लेके घर से बाहर निकली कौन? तेजल। ठीक है, घर में बहुत कूड़ा हो गया है, ठीक है, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन लो कि तुम्हारी शादी हो गई है और खूब कूड़ा है तुम्हारे घर में, ठीक है, और तुम खूब कूड़ा मचा रहा है, खूब दबा के खा रहा है, और डस्टबिन में फेंक दे रहा है सामान, और साफ सुथरा नहीं कर रहा है, ठीक है। और बेचारा तुम्हारा हस्बैंड बैठा है, वो बोल रहा है कि जाओ कूड़ा फेंक के आओ, ठीक है, तो तुम चले गए उठा के कूड़ा फेंकने के लिए। नहीं नहीं, फिर तुमको ख्याल आया, अरे भाई मैं तो इन्वायरमेंटलिस्ट, मैं क्या करूं, कूड़ा को फेंकूं या कूड़ा को यूज करूं? तो उस समय क्या किया तुमने? रीथिंक किया, रीथिंक, वापस से सोचा कूड़ा फेंकने से पहले। तो पहला आर क्या है? रीथिंक, सोचा, वापस से सोचा, ठीक है। फिर क्या है? दूसरा आर क्या है? अगर तुमने सोचा तो तुमने क्या क्या उसमें लगाया? नहीं नहीं, हस्बैंड का बात कौन सुनता है, बेवकूफ है, चलो मैं इन्वायरमेंटलिस्ट की स्टूडेंट हूँ, मैं रिथिंक कर लिया मैंने, अब मैं क्या करूंगी? फेंकने से मना करूंगी, तो क्या करूंगी? रिफ्यूज। रिथिंक देन रिफ्यूज, 2 R हो गए, ठीक है। अगर तुमने रिथिंक किया और रिफ्यूज किया फेंकने से, तो तुम तीसरे में क्या करोगे? उस कूड़े को रिड्यूस करोगे। तो रिड्यूस कैसे करोगे? जाके गार्डन में उसको डिकम्पोज करोगे, तो वो तुम्हारा रिड्यूज हो गया, है ना। अब तुमने गार्डन में उसको तो गाड़ दिया, तो मैन्यूर बन जाएगा, तो उसको क्या करोगे? रीयूज करोगे, है कि नहीं? उसको रीयूज करोगे, लेकिन सारे के सारे चीजें तो मैन्यूर नहीं बनेंगे, तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा? रिपेयर करना होगा उसे, ताकि वो सारे के सारे मैन्यूर बन जाए, ठीक है। तो सारे के सारे अगर मैन्यूर बन गए, तो तुमने क्या किया? एक पर्पज जनरेट किया, ऑर्गेनिक खाद जनरेट किया, एक पर्पज के लिए जनरेट किया। तो रीपर्पज, उसको रीपर्पज की तरह यूज करोगे, वो खाद को तुम रीपर्पज की तरह यूज करोगे, जो कूड़ा बना था उसको तुमने पर्पजफुल बना दिया, तो रीपर्पज हो गया। और चौथा आर क्या हो गया? ऑटोमेटिक सारा चीज करने के बाद वो रिसाइकल हो। तो 7 R ये है: रीथिंक, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपेयर, रीपर्पज एंड रिसाइकल, ठीक है। तो ये कंप्रिहेंसिव अप्रोच को बताता है सस्टेनेबिलिटी का।
आ गया तेजल समझ में? यस सर। हाँ, तो ये है 7R। तो 7R कभी कभी पूछ देगा तो पता होना चाहिए 7R कौन से है। ठीक है, तो ये जो हाजार्डियस वेस्ट है इसको कैसे हम करेंगे, अब तो तुमने बता दिया। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? पहला तो ये तुमको समझ में आ गया 7R। और क्या है? और कैसे कर सकते हैं स्वदेश में? यस सर। और कैसे कर सकते हैं? ये 7R का कंसेप्ट बताओ। अब क्या आता है? एक प्रोसेस है एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं को प्रोसेसिंग। एक प्रोसेस है जिसको बोला जाता है को प्रोसेसिंग। को प्रोसेसिंग, व्हाट इज दिस को प्रोसेसिंग? को प्रोसेसिंग का अर्थ है कि वेस्ट टू एनर्जी। ठीक है, को प्रोसेसिंग। अगर हम बात करते हैं, देखो एक मिनट, को प्रोसेसिंग, तो को प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? को प्रोसेसिंग का अर्थ होता है तुम्हारा वेस्ट को हाई कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल में कन्वर्ट कर दो। हाई कैलोरीफिक वैल्यू में कन्वर्ट कर दो। करते हैं कुछ इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने आरडीए बताया था ना तुमको, प्लास्टिक को जो छोटे यस छोटे सर। पैलेट्स में कन्वर्ट करता था, यस रिफ्यूज्ड सर। डिराइव्ड फ्यूल। रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल। ठीक है, तो वो तो वही कर रहा है ना, हाई कैलोरीफिक वैल्यू में उसको कन्वर्ट कर रहा है। ये कहानी है को प्रोसेसिंग का अर्थ ही। इसके बाद आज तो थर्मल ट्रीटमेंट तुम समझ रहे हो। थर्मल ट्रीटमेंट करने से hazardous वेस्ट में क्या होगा, उसकी टॉक्सिसिटी खत्म होती है। एक तो वो 7R वाला कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है थर्मल ट्रीटमेंट। थर्मल ट्रीटमेंट में क्या होता है, उसकी टॉक्सिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। डिस्ट्रॉय दी टॉक्सिसिटी ऑफ वेस्ट, टॉक्सिसिटी को खत्म कर देता है। ठीक है, फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में यूज होता है वो तो तुमको पता ही। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से भी इसको डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। बायो रेमेडिएशन, बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब बायो रेमेडिएशन, और क्या। और केमिकल एंड फिजिकल तो तुमको पता ही है, न्यूट्रलाइज होगा, प्रिसिपिटेटेड रिएक्शन होगा, सॉलिडिफिकेशन होगा। जो रिएक्शन तुम अभी तक पढ़ते आ रहे हो सारे, वो जो तुम्हारा टाइट्रीमेट्रिक वगैरह वही सब है, केमिकल ट्रीटमेंट में वही सब है। यस सर। फाइनली फाइनली क्या करोगे, कुछ लोग डिस्पोज कर देते हैं, डिस्पोजल कर देते हैं, डिस्पोज, डायरेक्ट डिस्पोज कर देते हैं। तो डायरेक्ट डिस्पोज तो नहीं करना है, तो करना क्या है, इसको लेके जाओ भाई सिक्योर्ड लैंडफिल में, और सैनिटरी लैंडफिल में, इनमें ही भरो। अदरवाइज ये कंटामिनेट कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ पोल्यूटेंट तो डीप इंजेक्ट भी होते हैं रॉक के अंदर, उसको इतना दिमाग में बैठाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये कहानी है तुम्हारे हैजार्डियस वेस्ट के मेथड्स में। लेकिन इसमें जैसे दिया है न्यूट्रलाइजेशन, तो न्यूट्रलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन, इन सब प्रोसेस के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो? सर बस पढ़ा ही था। पढ़ा नहीं ये सब कभी? सर पढ़ा था ऐसे ये सब क्लास में। पढ़े तो होंगे यार, ये सारा सब क्या पढ़ा था। है ये? प्रोसेस तुमको नहीं पता है, ये सब तो बकवास चीज है, ये तुम ऐसे ही नहीं देखते देखते न्यूट्रलाइजेशन। बता दोगे। सर न्यूट्रलाइजेशन से लेके स्टेबलाइजेशन तक कैसे एक एक लाइन बताया था। और इंसिनरेशन एंड ऑल्सो एकदम ढंग से हमें इंसिनरेशन गैसिफिकेशन ये सब हमें अच्छे से देखो समझाया था। देखो मैं जैसे बताता हूँ, देखो
एसिड जो है वो कोरोड कर सकता है। करेक्ट। तुमने हाजार्डियस वेस्ट में इम्पोर्टेंट चीज क्या पढ़ा, वो कोरोजिव नेचर का भी हो सकता है। हाजार्डियस वेस्ट जब शुरू किए थे तब बताया था ना कि वो टॉक्सिक होता है, इन्फ्लेमेबल होता है, और उसके यस बाद सर, कोरोजिव कोरोजिव भी नेचर का होता है। तो तो जब CRIT था। सीआरआईटी था, तो जो सीआरआईटी था उसमें एक है सी, तो सी यस सर। जो है वो कोरोजिव नेचर को बताता है। तो अगर कोई चीज कोरोजिव प्रॉपर्टीज होता है उसके अंदर, तो उसको रोकने का क्या तरीका है, उसको एक ही तरीके, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन से बन रहा है, तो क्या करो, उसका पीएच घटा दो, तो घटा के ना न्यूट्रल बना दो। बढ़ाओ भी नहीं, घटाओ भी नहीं, बीच बीच में रखो उसको। ठीक है। तो उसको बनाओ न्यूट्रल स्टेट में, न्यूट्रलाइजेशन पे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, कोरोजिव प्रॉपर्टी जो है वो कम हो जाएगा। न्यूट्रल स्टेट में वो एक्ट ही नहीं करेगा। उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये प्रोसेस से भी होता है। ठीक है। जैसे कि सियानाइड को सियानेट में कन्वर्ट किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रेडॉक्स, ये तुमको पता ही है। इसके बाद आता है प्रिसिपिटेशन, ये भी पता है तुमको। एलम, फिटकरी, कोagulation, फ्लोकुलेशन पढ़ा, डाल दो बस, अंदर सेटल। अगर वो हाइड्रेडियस होने के बाद भी ऑर्गेनिक खुद सेटल आउट हो जाएगा। अब सॉलिडिफिकेशन जो होता है वो तो भाई बाइंडिंग एजेंट से बनेगा, बिना बाइंडिंग एजेंट के नहीं बनेगा। तो उसके लिए तो भाई सीमेंट वगैरह, जो हाइड्रेडियस वेस्ट में सीमेंट वगैरह होते हैं, वो सब सॉलिड वेस्ट की कहानी बताते हैं। ठीक है। वो चीज पता होना चाहिए। फिर आता है स्टेबलाइजेशन, स्टेबल कर रहे हैं। ठीक है। स्टेबलाइजेशन में क्या हो रहा है, तुम्हारा जो केमिकल बॉन्ड है वो इनकैप्सुलेट हो जा रहा है। ठीक है। तो ये सब चीजें पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। इंसिनेशन तुम समझ गए हो, इंसिनेशन बताने की जरूरत नहीं। फाइनल डिस्पोजल भी समझते हो किस तरीके से करना है, सैनिटरी हो, तुम्हारा सिक्योर्ड लैंडफिल हो, तो उस तरीके से करना है। अब स्टेबलाइजेशन में क्या कर रहे हो कि तुम केमिकली उसको बाइंड कर रहे हो। केमिकली बाइंड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो हिलेगा नहीं। ठीक है। इसको क्या कर रहे हो, केमिकली बाइंड करके रखे हो, हिलने नहीं दोगे, तो भी वो क्या होगा, एजिडेस वेस्ट मैनेजमेंट में बढ़िया रोल प्ले करेगा। सॉलिडिफिकेशन तो समझते ही हो कि वेस्ट को सॉलिड बना दो, ठोस बना के उसको डिकम्पोज कर दो। प्रिसिपिटेशन भी समझ रहे हो। ठीक है। इनसॉल्युबल सॉलिड्स के बीच में वो अगर बन जाए तो वो प्रिसिपिटेट हो जाए, उससे भी उसको सेपरेट किया जा सकता है। तो सॉलिड वेस्ट को सेपरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं hazardous वेस्ट, ऐसा कुछ खास नहीं है उसमें। अब आता है ई वेस्ट। तो ये जो ई वेस्ट है, इसको कैसे करेंगे। ई वेस्ट तो समझते हो ना, कौन कौन सी चीजें ई वेस्ट होंगे, बताओ। तेजल होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तेजल, रुक जा रुक जा रुक, तेजल को सर बता रहा हूँ। ये बताओ जो ई वेस्ट है वो किससे बनता है। सर जो बैटरीज वगैरह और ये मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी सामान होता है वेस्ट, तो कौन कौन से होते हैं। वायर्स, बैटरीज वगैरह वगैरह ये सब। अच्छा, तो बैटरीज ही खाली होगा। वायर्स, वायर्स होंगे और सर इलेक्ट्रॉनिक किसी भी आइटम का कोई भी पार्ट हो सकता है। हम्म तो कौन कौन से हैं। मैं बोला वायर वायर तो वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर क्लासिफिकेशन अगर किया जाए ब्रॉड सेंस, ठीक है, ब्रॉड सेंस में अगर किया जाए तो ये क्या होता है, बाई प्रोडक्ट टाइप। बाई प्रोडक्ट टाइप क्लासिफाई किया जा रहा है। ठीक है।
अगर प्रोडक्ट टाइप की बात करें तो उसमें क्या आता है तुम्हारा, मेजर एंड स्मॉलर अप्लायंसेस, ये सारा आता है बाय प्रोडक्ट। ठीक है, फिर नॉन फेरस फेरस ऐसा अलग किया जाता है। हैंडलिंग में भी वैसे ही, कॉलेज कलेक्शन, सॉरी कलेक्शन, सिक्योर्ड स्टोरेज, ये सब प्रोसेस है ई वेस्ट को कंट्रोल में रखने के लिए। ठीक है, आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन एप्स आ गए हैं जो रीसेल करने देते हैं, तो वो तो टेंशन नहीं है। तो ई वेस्ट को इस तरीके से मैनेज किया जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट कंपोजिशन जो है वो यहाँ पे है, फ्लाई एश बैठा हुआ है। तो फ्लाई एश क्या होता है वो बताओ प्रदेश में, क्या होता है फ्लाई एश? सर ये कैसे बताऊं, कोल कंबशन से जो थर्मल पावर प्लांट्स जो होती है, यूजुअली उस जगह से निकलती है, उसका बाई प्रोडक्ट कैसा कलर का होता है फ्लाई एश? वाइट सीमेंटिश कलर का, मतलब ग्रेइश, ब्राउनिश ग्रेइश। ग्रेइश ग्रेइश, ग्रेइश कलर का होगा, फाइन ग्रे होगा। आजकल वो सीमेंट वो ब्रिक्स विक्स भी बनने लग गए ना सर। हाँ, हमारा यूनिवर्सिटी का पूरा एकेडमिक ब्लॉक के ईंटों से बना था। कोयले को जलाने के लिए बहुत बढ़िया चीज है फ्लाई ऐश। और ये कहाँ यूज किया जाता है पता है तुमको? फ्लाई ऐश को ना यहाँ पे भी यूज किया जाता है पोर्टलैंड सीमेंट में। पोर्टलैंड सीमेंट में इसको यूज किया जाता है, किसके तरह? कंक्रीट की तरह। इसको कंक्रीट की तरह यूज किया जाता है फ्लाई ऐश को, पोर्टलैंड सीमेंट में। क्वेश्चन आता है पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोजा पोर्टलैंड पोजोलैनिक, मटेरियल्स। एग्जैक्टली, पोजोलैनिक। मटेरियल्स। जिसमें क्या है, दो चीज बहुत ही कॉमन है, एक है सिलिकॉन, एक है एल्यूमिनियम। एल्यूमिना। एक है सिलिका एंड एक है एल्यूमिना। ये क्या बनाते हैं ये, किसको देते हैं? ड्यूरेबिलिटी देते हैं। किस चीज को ड्यूरेबिलिटी देते हैं? तुम्हारे किसी भी कंक्रीट को। मटेरियल को जो मतलब पोजोलैनिक मटेरियल जो है, वो किसी भी मेटल धातु वातु को क्या करते हैं, एक तरीके का प्रोटेक्शन देते हैं अपने लेयर से बना के। ठीक है, तो ये सब उसकी कैपेबिलिटी है, किसकी? फ्लाई ऐश की। अब कभी कभी ये फ्लाई ऐश यूज भी कर सकते हो तुम उसकी तरह। करते थे ना पहले जमाने में तो फ्लाई ऐश को बर्तन धोने के लिए नहीं यूज करते थे तुम लोग के घर में? यस सर। यस सर। करते हैं ना, फ्लाई ऐश को तो सर यूज उससे वो करते हैं मछली भी लोग। छीलते थे पहले। एग्जैक्टली। मछली छीलने के भी काम आती है सर। तो फ्लाई ऐश जो है वो तो कब से यूज हो रहा है, सोर्सेज कंपोजिशन एंड न्यूक्लिएशन। ठीक है, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं। इसके बाद आता है प्लास्टिक वेस्ट। भाई इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, प्लास्टिक वेस्ट को पढ़ेंगे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में, रूल में। यहाँ नहीं पढ़ेंगे इसको, इसका कोई फायदा नहीं यहाँ पढ़ने का। उसमें टाइप्स वाइप सब बताएंगे, पेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब चीजें बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे इस यूनिट को स्थगित किया जाए। इस यूनिट में कुछ बड़ा खास है नहीं, छोटे मोटे दो तीन क्वेश्चन होंगे, उसको करा देंगे, फिर इसको खत्म किया जाए। अगला यूनिट पढ़ेंगे हम लोग एनवायरमेंटल असेसमेंट मैनेजमेंट से पहले वो बायो वाला, बायो वाला जो यूनिट बचा हुआ है उसको शुरू करने से पहले ये वाला पढ़ेंगे। हाँ, दिस वी विल, नहीं नहीं ये नहीं, हाँ ये वाला जो है ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्लास से इसको शुरू करें। ठीक है, जाओ भाई, गुड नाइट सभी को।